हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आप लोगों को आ रही है ठीक से? आवाज़ का बताइए मुझे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक आ रही है आवाज़? चलें जी, ठीक है। एनी हाउ मैं ज़रा पीपीटी आप लोगों के लिए अपलोड कर लूँ, फिर हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग असाइनमेंट पे काम कर रहे होंगे, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है जी। जी, मुझे बताएं, स्लाइड नज़र आ रही है आपको? जी क्लास, मुझे बताइए, स्लाइड नज़र आ रहे हैं? चलें जी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी है साइको सोशल डिलेमा के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, और एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसके हवाले से। लेकिन काफ़ी सारी जगहों के ऊपर जो है ना, ये पढ़ाया जाता है एथिक्स इन क्रिटिकल केयर या एथिकल इश्यूज इन द क्रिटिकल केयर। इसको इस चैप्टर के अंडर पढ़ाया जाता है, तो मैं भी इसी चैप्टर के हिसाब से इसको लेकर चलूँगा, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, एथिक्स क्या होते हैं। तो ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या होते हैं जी एथिक्स। कोई मुझे बताएगा जी? जी क्लास, एथिक्स क्या होते हैं? जी, सब पार्टिसिपेट किया करें। जो पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं उनके फिर नंबर ज़्यादा आते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनके फिर नंबर नहीं आते अच्छे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया हुआ है। जी, एथिक्स क्या होते हैं जी? जी क्लास।
moral principles that governs person's behavior, moral values regulations। अच्छा जी, अगर मैं आपको आसान से अल्फाज में कहूँ कि एथिक्स क्या होते हैं जिससे कि मुझे समझ भी आ जाए, ये तो आप बड़ी इंग्लिश की बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिख रहे हैं ना, तो आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि एथिक्स क्या होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? इखलाकियात, एथिक्स क्या होते हैं? ठीक है जी, कई लोगों ने इसको फिर आसान करके बताया भी है कि क्या होता है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ के सही होने या गलत होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, हमारी हो सक लेकिन ये एथिक्स जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ जो कि शायद वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर अच्छी नहीं समझी जाती होगी, यहाँ पे अच्छी समझी जाती होगी, या जो वहाँ पे अच्छी समझी जाती होगी वो शायद हमारे यहाँ वो एथिकल ना समझी जाती हो। लेकिन हम लोग बिलोंग करते हैं जी मेडिकल प्रोफेशन से ना, नर्सिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। देयर आर सर्टेन बायोमेडिकल एथिक्स, तो वो पूरी दुनिया के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक जैसे होते हैं, और उन एथिक्स का हमें जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए है। सो ये एथिक्स हमारी प्रैक्टिस को गाइड करते हैं। प्रैक्टिस क्या मतलब? जो हम काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमें गाइड करते हैं कि हमने उन कामों को किस तरह से लेके चलना है, क्या हो कि हम कोई गलत काम ना कर दें। ठीक है, इनको एथिक्स कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है, एथिक्स को क्रिटिकल केयर में क्यों ज्यादा पढ़ने की जरूरत है? हमारा है ना एडवांस कंसेप्ट इन क्लिनिकल नर्सिंग, या क्रिटिकल केयर सब्जेक्ट का नाम है। तो मुझे ये बताइए कि आखिर क्रिटिकल केयर में इतनी क्या जरूरत है एथिक्स को पढ़ने की, क्यों इतना एम्फेसिस क्यों दें हम इसके ऊपर? जी जी बताइए। अच्छा जी, हम सब कह रहे हैं कि क्रिटिकल केयर में एथिक्स याद नहीं रहते हैं। यार याद तो रहते हैं, याद क्यों नहीं रहते? रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट, रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी, ये तो एथिकल प्रिंसिपल्स है ना गुले लाला। द थिंग इज दैट क्रिटिकल केयर के अंदर हमें ज़्यादा एथिकल डिलेमास फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, क्रिटिकल केयर के अंदर हमें ज़्यादा एथिकल डिलेमास फेस करना पड़ते हैं। एथिकल डिलेमा क्या होता है? डिलेमा कोई भी ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें समझ ना आ रही हो कि हम क्या करें, क्या आंसर करें या क्या एक्शन करें, उसको एथिकल डिलेमा कहते हैं। लिहाजा क्रिटिकल केयर के अंदर हमने विड्रॉल और विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट भी पढ़ा है, विद होल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट भी पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं ऐसी, यूथनेजिया देखा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये एथिक्स का पढ़ना जो है डेफिनेटली जो हमारी क्रिटिकल केयर वाला सिलसिला है ना, इसमें थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो वही वही हमारे बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। नीलम कहती हैं वी आर फेसिंग क्रिटिकल एथिकल डिलेमा। नीलम क्या एथिकल डिलेमा फेस कर रहे हैं? अच्छा जी, तो एथिक्स इन क्रिटिकल केयर, एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट ओवर सिस्टम और मॉरल वैल्यूज। तो ये डेफिनेशन आप में से कई लोगों ने मुझे बताई है यहाँ पे। So it helps us to differentiate between right, wrong और what we have to do in specific situation। तो एक खास सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, ये एथिक्स हमें बताते हैं। जैसा कि अभी कई लोगों ने बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स का नाम लिया। देयर इज एथिकल प्रिंसिपल बेनेफिशंस। बेनेफिशंस का मतलब होता है हमेशा फ़ायदे के लिए काम करना। तो हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर ये होना चाहिए कि ये हम पेशेंट के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। सर्जरी आपको पता है कि पेशेंट को कट लगाया जाता है और काट छांट की जाती है, एम्पुटेशन की जाती है, पेशेंट का एक लिम्ब काट दी जाती है। तो वो क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एथिकल इश्यूज की तरफ।
एथिकल इश्यूज जो हैं वो क्या क्या फेस करना पड़ सकते हैं। एक तो मैं अभी बताएं आपको क्रिटिकल केयर के हवाले से विद होल्डिंग एंड विदड्रॉइंग ऑफ द ट्रीटमेंट, और कुछ मैं अब आप लोगों के साथ और एथिकल प्रॉब्लम्स शेयर करता हूँ या इश्यूज हैं वो शेयर करता हूँ जो जो कि क्रिटिकल केयर एरिया के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज जो हैं वो हमें बाजुकात क्रिटिकल केयर के अंदर या एडवांस प्रैक्टिस के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो क्रिटिकल केयर नर्सेस फेस एथिकल इश्यूज एवरी डे। डेली बेसिस पे हमें एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसा कि इन्फॉर्म कॉन्सेंट। आगे एक पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है हमारे पास, अब उससे इन्फॉर्म कॉन्सेंट कैसे ले, उसकी फैमिली से लें तो किस तरह से लें, फैमिली में कौन से मेंबर से लें, क्योंकि इतनी सारे फैमिली मेंबर्स हैं, किसको कंसिडर करें कंसेंट लेने के लिए, तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इस पे फिर हमें एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो गाइड करते हैं। विद होल्डिंग और विद ड्राइंग ऑफ ट्रीटमेंट में ऑलरेडी आप लोगों को इसको कोट कर चुका हूँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है विद होल्डिंग एंड विद ड्राइंग ऑफ ट्रीटमेंट हम एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब ट्रीटमेंट का फ़ायदा ना हो रहा हो पेशेंट को, तो बाज़ हमें या तो ट्रीटमेंट उसे स्टार्ट ही नहीं कराना होता, या फिर हमें फिर ट्रीटमेंट को रोकना पड़ जाता है, जैसे वेंटिलेटर से उतार देना, सपोर्ट्स बंद कर देना, महंगी दवाइयाँ बंद कर देना एंड ऑल दैट। सही है जी। नेक्स्ट, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। हमारे यहाँ तो खैर ये रवाज नहीं है इतना ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में चले जाएं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें बेसिकली क्या होता है, उनमें इवन ये होता है कि लोगों की जब डेथ होती है तो लोग कह जाते हैं कि मेरे ऑर्गन्स जो हैं ये डोनेट कर दिए जाएं, तो उन्होंने बकायदा ऑर्गन डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, ऑर्गन डोनेशन बैंक बने होते हैं वहाँ पे, और जैसे ही किसी की डेथ होती है तो उसका ऑर्गन जो है किसी और को डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन उसी हिसाब से उनके पास इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हुए होते हैं जिनको उन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, जिनको जो वो ऑर्गन्स को एज आ रेसिपिएंट उस ऑर्गन को लेना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल आ जाता है कि यार किसको हमें वो ऑर्गन देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो पेशेंट आ जाएं, एक जो है बहुत ही बूढ़े से बाबा जी हैं, जिनको साथ में दो चार बीमारियां भी हैं, वो चाहते हैं कि उनको किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, और हमारे पास एक किडनी मौजूद है, और साथ में एक यंग पेशेंट है जिसको रीनल फेलियर हुआ है और 20 साल का लड़का है वो। तो फिर यहाँ पे हमें हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं कि हमने किसको प्रेफरेंस देनी है जी, राइट, क्योंकि एक ना एक को तो प्रेफरेंस देनी होगी ना। सो ये ऑर्गन डोनेशन के हवाले से है। उसके बाद है जी कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी को आप अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या हम कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट उसको रखते हैं कॉन्फिडेंशियल उसकी चीज़ों को, या नहीं रखते, या फिर घर जाके भी पेशेंट को डिस्कस किया जाता है, दोस्तों के साथ भी पेशेंट को नाम लेके डिस्कस किया जाता है, और पेशेंट के रिकॉर्ड को ओपन छोड़ दिया जाता है, हर बंदा आके पेशेंट की फाइल को पढ़ रहा होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक और एथिकल इशू है कि हमें किस वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना है, किस वक्त नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट कहता है जी मेरी मिसिस को नहीं बताना मेरी बीमारी के बारे में, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे। या फिर एक मेंटली सिक पेशेंट है और हमें लग रहा है कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या हमें उसको ब्रीच कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। हाँ सुमैया, बिल्कुल पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। अब हेल्थ केयर रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, कोई बताएगा मुझे। जी, हेल्थ केयर रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है जी, क्या क्या होते हैं हेल्थ केयर रिसोर्सेज, कोई बताएगा।
जी, हेल्थ केयर रिसोर्सेज से क्या मुराद है? अच्छा जी, हेल्थ केयर रिसोर्सेज सर जी ऑफन ऐसा होता है कि हम पेशेंट की कंडीशन को आउट ऑफ हॉस्पिटल भी डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। बिल्कुल, हेल्थ केयर रिसोर्सेज में आपके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, आपके बेड्स आ जाते हैं, आपके वेंटिलेटर्स आ जाते हैं, आपका हेल्थ केयर स्टाफ आ जाता है। तो ये सारे हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं। अब होता क्या है कि डेफिनेटली इतनी सारी पॉपुलेशन होती है और हॉस्पिटल तो कहीं कहीं करके एक आध हॉस्पिटल होता है और उसमें बेड्स होते हैं। बाजू का वो बेड्स और वो मटेरियल्स और वो सारी चीज़ें, वेंटिलेटर और ये सारी चीज़ें हमारे पास कम पड़ जाती हैं। इवन स्टाफ कम पड़ जाता है। तो उस सूरत के अंदर हमें क्या करना है, हमें किस बंदे को प्रेफरेंस देनी है, किसको नहीं देनी। वही एग्जांपल कोट करूंगा। हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर वाला बेड खाली है, सेम टाइम के ऊपर दो पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ जाते हैं। एक बाबा जी हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं और एक यंग पेशेंट है। दोनों कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं। आप क्या करेंगे, किसको देंगे वो बेड? हाँ, अगर आप बाबा जी को दे देते हैं तो जाहिर है आप उस यंग बंदे को मार रहे हैं, और अगर आप यंग बंदे को दे देते हैं तो डेफिनेटली वो बाबा जी की डेथ हो जाएगी। तो अगर ये डिसीजंस आप खुद से करेंगे तो क्या होगा, आपको गिल्ट फील होगी कि मेरी वजह से वो पेशेंट की डेथ हो गई है। सही है। तो लिहाजा व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू डू इज, अपने जो है क्या नाम है आपका, जो एथिकल प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पर हमें, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर हमें हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। सही है। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स और एथिकल डिसीजंस जो है वो यहाँ पर लेने आ जाते हैं कि एक पेशेंट जो है वो बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ पे है, उसके ऊपर हमें एडवांस हेल्थ केयर इक्विपमेंट को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। आगे है जी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इन क्रिटिकल केयर, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई कि क्रिटिकल केयर के अंदर ये ज़्यादा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर हमें डेली बेसिस पे बहुत सारे एथिकल डिलेमा से सामना करना पड़ जाता है जी। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो तो बता सकते हैं आप। जी क्लास, कोई सवाल है तो बता दें फिर आप। जी, कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो हम आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, नहीं है। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ किस किसने वैसे मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया। प्लीज़ ज्वाइन करें फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब के चैनल पे भी। तो आई विल बी अपलोडिंग मोर लेक्चर्स ऑन दैट, राइट। सो लिंक मैंने आप लोगों को शेयर किया था, सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, चले हम आगे चलते हैं। आप जिसने नहीं किया वो कर लेना, और आगे भी शेयर कर दिया करें। आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि किसी और को भी उन लेक्चर से अगर फ़ायदा होता है तो उनको फ़ायदा हो जाए। सही है। यंग पेशेंट और बाबा जी में से वेंट किसको देना चाहिए? वो जनाब सब, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बैठ के जो है ना वो डिसाइड किया जाता है कि ये किसको वेंट दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। वो अभी हम आगे जाके जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलें आगे चलते हैं। सो बायो एथिकल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो ये जो बायो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, दिस इज़ अ वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में प्रीवियसली भी आया हुआ है और मोस्टली ये आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो लिहाजा व्हाट यू हैव टू डू,
कि इस वाले को बायोएथिकल प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से याद करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बायोएथिक्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। एक होता है जी एथिक्स और एक होते हैं जी बायोएथिक्स। एथिक्स जो है वो जनरल लाइफ में होते हैं, बायो जो है, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो जो लाइफ साइंसेज होते हैं उसके अंदर जो एथिक्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बायोएथिक्स कहते हैं। तो बायोएथिक इज द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज एंड जजमेंट्स मेड विद इन द बायोमेडिकल साइंसेज। तो लाइफ साइंसेज के अंदर हम जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं उनको बायोएथिक्स कहते हैं, इंक्लूडिंग केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी करना। इसके अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक हेल्थ, जब भी हम प्रिवेंटिव साइंसेस की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो उसको हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं। एंड बायोमेडिकल रिसर्च, तो अगर आप रिसर्च भी करने जा रहे हैं उस सूरत में भी आपको एथिक्स का ख्याल रखना है। आप किसी पेशेंट पे रिसर्च करते हैं, आप उससे वादा करते हैं कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। आप कोई ऐसी रिसर्च करने का कोई आपको इजाज़त नहीं देता जिससे कि पेशेंट को नुकसान हो जाए। तो ये सारे के सारे बायोएथिक्स के प्रिंसिपल्स को डेफिनेटली यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सो बायोएथिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द डिफिकल्ट एंड प्रैक्टिकल रियलिटीज दैट अराइज इन द क्लिनिकल केयर ऑफ द पेशेंट विद इलनेस। सो बायोएथिक्स क्या है? हमारी बिटर रियलिटीज और लोगों की इलनेसेस और इन सारी चीज़ों के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी बायोएथिकल प्रिंसिपल्स की तरफ। सो मुझे बताएं ज़रा कौन कौन से होते हैं बायोएथिकल प्रिंसिपल्स? पढ़े होंगे आपने भी कहीं अपने डिप्लोमा के अंदर एंड ऑल दैट, कहीं ना कहीं तो हमने एथिक्स पढ़े होते हैं, बायोएथिकल प्रिंसिपल्स पढ़े होते हैं। सो बायोएथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हो सकते हैं जी? हाँ जी, जी तो बायोएथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? फिडेलिटी, नॉन मेलेफिशंस, जस्टिस, वेरासिटी, बेनेफिशंस। ठीक है जी, बिल्कुल यही है, पहले पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। जी पहले पढ़े हुए हैं आप लोगों ने क्या ये? अच्छा जी, एथिक्स में पढ़े हैं, चलें, दैट्स नाइस दैट्स नाइस। तो फिर तो अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होगी इनकी ना। चलें जी, अब आपने मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है। हाँ, सबसे पहला जो बायोएथिकल प्रिंसिपल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है जी मलेफिशंस। नहीं होता बायोएथिक्स का प्रिंसिपल, इट्स नॉन मलेफिशंस। ठीक है जी, नॉन मलेफिशंस। मलेफिशंस होता है हार्म, किसी के लिए बुरा करना। ठीक है, सो इट्स नॉन मलेफिशंस, इट्स नॉट मलेफिशंस। मलेफिशंस जो है वो बायोएथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है, इट्स नॉन मलेफिशंस। इस चीज को याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है जी। नॉन मलेफिशंस के बारे में मुझे ज़रा थोड़ा सा आप लोग बताएं, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन मलेफिशंस। पार्टिसिपेट, हरी अप। Not to harm anyone intentionally or unintentionally, avoid from any time of harm। ठीक है, और
अच्छा ठीक है जी, मैं आपका समझ गया कि हमने किसी को हार्म नहीं पहुंचाना। सही है, ठीक है जी। क्या हम हार्म पहुंचाते हैं पेशेंट को खुद से? क्या हमारी कोशिश होती है हार्म पहुंचाने की? हमारी तो इंटेंशन नहीं ना होती कभी भी किसी को हार्म पहुंचाने की। सो सिंपली एथिकल प्रिंसिपल हमें यही बताता है दैट वी आर नेवर गोइंग टू हार्म एनीबॉडी। हमने किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। हमने जो भी काम करना है पेशेंट की बेहतरी के लिए करना है। हमारे माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हम इसको हार्म पहुंचाएं। ठीक है, तो हमें अपनी क्लिनिकल जजमेंट, हमने अपना नॉलेज और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमारे किसी भी एक्ट से हमारे पेशेंट को नुकसान नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सो लिहाजा अगर कहीं पे भी हमारे पेशेंट को किसी चीज़ से हार्म होता है तो हमें वो काम नहीं करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द नॉन मेलेफिशंस, के पेशेंट के लिए, के बुरे के लिए कभी कुछ नहीं करना, पेशेंट के अच्छे के लिए करना है। वो अगले वाले एथिकल प्रिंसिपल्स में आ जाएगा अब, कि हमने हमेशा अपने पेशेंट के अच्छे के लिए करना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बेनिफिशंस। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि बेनिफिशंस से क्या समझ आ रही है। जी जी, बेनिफिशंस से क्या समझ आ रही है जी? अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ दोनों लिंक्स शेयर कर दिए हैं। सो आप उसको ओपन करके लाइक भी कर सकते हो और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये दोनों मैंने लिंक आपको भेज दिए हुए हैं आपके ग्रुप के अंदर। सही है, ऑलवेज डू गुड। बिल्कुल, हमेशा अपने पेशेंट की बेटरमेंट के लिए चाहना, बेनिफिट करना। सही, बिल्कुल जी। सो मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमम हार्म, कि हम कम से कम हार्म पहुंचाए पेशेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए। ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, रिमूव हार्म एंड प्रमोट द गुड ऑफ अनदर पर्सन। सो हमेशा पेशेंट के लिए अच्छा करना। मोस्टली जो केसेस होते हैं ना बाजुकात हमारे ऊपर, कि यार इस बंदे के इस एक्ट की वजह से हमारे पेशेंट का जो है ना बुरा हो गया, या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो वहां पे पता किन चीज़ों की वजह से हम छूटते हैं? हम ये दो एथिकल प्रिंसिपल्स की वजह से छूटते हैं। पहला एथिकल प्रिंसिपल जो है दैट इज़ नॉन मेलेफिशंस, कि मैंने पेशेंट को हार्म करने के लिए ये प्रोसीजर नहीं किया था। और दूसरा है जी बेनेफिशंस, कि मैं तो पेशेंट का बेहतरी चाहने के लिए ये प्रोसीजर किया था, लेकिन अब इससे इसको कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो फिर उसके ऊपर सजा नहीं हो पाती। तो मोस्टली इन ग्राउंड्स के ऊपर मोस्टली हम बच जाते होते हैं अगर हमने पेशेंट के लिए गलत कर दिया तो। अगला जो प्रिंसिपल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ऑटोनॉमी। क्या होती है जी? इसको कई लोग ऑटोनॉमी पढ़ते हैं, तो दिस इज नॉट ऑटोनॉमी, दिस इज ऑटोनॉमी। जी, तो क्या कहते हैं आप, ऑटोनॉमी क्या है? जी, व्हाट इज ऑटोनॉमी? जी, तो बेसिकली ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मेडिकल केयर, पेशेंट का अपना फैसला समझा सकते हैं। पाइपलाइन लगानी है, वो नहीं बोलना चाह रहा, उसे समझाना है, काम करना है। लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है ये सब करने की, तो हमें रुक जाना है। हमें
पर्ची का एहतराम करना चाहिए, तो ये चीज़ को हम बेनिफिशियल कहते हैं। ठीक है, ये आवाज़ खराब हो गई है। चलो यार, एक तो ये बड़ा मसला है। आवाज़ नहीं आ रही। ये क्लास की बेहतरी हुई है आवाज़ में। जी आप बताइए, आप कुछ हुई बेहतरी आवाज़ में? ये आवाज़ का बताएं। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। जी अब बताइए, है कुछ हुआ बेहतर? हाँ जी, अब बताएं, अब कुछ हुआ, सही हुआ कुछ आवाज़ में? चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गई है। सो नेक्स्ट वी हैव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है जी? रिस्पेक्ट एंड नॉट टू इंटरफेयर द चॉइस एंड एक्शन ऑफ द ऑटोनमस इंडिविजुअल। आवाज़ कम है जी, आवाज़ ठीक हो गई है? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट एंड नॉट टू इंटरफेयर द चॉइसेस एंड एक्शन ऑफ द एन ऑटोनमस इंडिविजुअल। सो पेशेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना, पेशेंट को अपना डिसीजन लेने देना, कभी भी अपनी चीज़ें उसके ऊपर इम्पोज ना करना इज ऑटोनॉमी। लेकिन हमने ये नहीं कर देना, पेशेंट के पास गए, उसने कहा मैंने मेडिसिन नहीं लगवानी और आप उसे कहा अच्छा नहीं लगवानी, तुम्हारी मर्जी, ओके बाय बाय। ऐसे नहीं होता। आपके ये वाले दो प्रिंसिपल्स भी हैं। आपका बेनिफिशियंस का प्रिंसिपल भी है और नॉन मेलेफिशिएंस का प्रिंसिपल भी है। ठीक है, तो बेनिफिशियंस का ये जो प्रिंसिपल है ये हमें ये कहता है, बेनिफिशियंस का प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि हमने पेशेंट को काउंसल करना है, पेशेंट को उसकी बेहतरी के बारे में बताना है, और फिर जो है अगर फिर भी पेशेंट नहीं मानता तो फिर डेफिनेटली हमने उसे कंसिडर करना है। अगला प्रिंसिपल है जी जस्टिस का। सो जस्टिस क्या होती है? हाँ जी, जस्टिस का प्रिंसिपल। जी आवाज ठीक है ना? जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, लेकिन ये इतना भी आप कह लें कि सिंपल किस्म का इंसाफ नहीं है। इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जी। जस्टिस के अंदर फर्दर दो चीजें आ जाती हैं। नंबर वन चीज जो आती है उसे हम कहते हैं जी इक्विटी, और नंबर टू जो चीज आती है उसे कहते हैं जी। तो ये आपके सामने दो चीजें आ गई, नंबर वन इज इक्विटी और नंबर टू इज इक्वालिटी। अब हमें क्या करना चाहिए जी? क्या करना चाहिए हमें? इक्विटी करनी चाहिए या इक्वालिटी करनी चाहिए? जी क्लास, बल्कि मुझे पहले ये बताओ कि इक्विटी का क्या मतलब होता है और इक्वालिटी का क्या मतलब होता है। सो व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज इक्वालिटी?
इक्वालिटी इज सबको सेम ट्रीट करना, एंड इक्विटी इज अकॉर्डिंग टू नीड ट्रीट करना. फॉर एग्जांपल, एक मैं हूँ, सही है, और मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है. हमारे पास 2 रोटियां हैं, चलो 3 कर लो, 3 रोटियां हैं. तो जो बड़ा है डेफिनेटली उसको 2 रोटियां चाहिए, और जो छोटा है उसको 1 रोटी चाहिए होगी. ठीक है, क्योंकि उसका टमी छोटा और जो बड़ा है उसका टमी बड़ा है. सो इक्वालिटी का प्रिंसिपल हमें ये कहेगा कि हमने दोनों को 1.5 1.5 रोटी देनी है, 1.5 1.5 दोनों को दें. और इक्विटी हमें क्या कहेगी, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसको उतनी ज़्यादा रोटी दी जाए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी. सो जब हम जस्टिस करते हैं हेल्थ केयर प्रिंसिपल्स के अंदर, सो वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. जिसकी नीड ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम दें, जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है उसको ज़्यादा देखें. सो दिस इज जस्टिस फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन हेल्थ केयर रिसोर्सेज. ठीक है जी, फेयर रहें चीज़ों में. अगला प्रिंसिपल है जी वेरासिटी का. वेरासिटी क्या होती है? बिल्कुल जी, इक्विटी गिव्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट. वेरासिटी क्या होती है जी? जी, व्हाट इज वेरासिटी? हाँ जी, सामने लिखा हुआ है एन ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रुथ, कि हमें पेशेंट के साथ हमेशा सच बोलना है. हमें उसे झूठी तसल्लियाँ नहीं देनी, हमें उसके साथ झूठ नहीं बोलना, हमें हमेशा पेशेंट के साथ सच देना है, बोलना है. उसको सच्ची उम्मीदें दिखानी है, झूठी उम्मीदें नहीं दिखानी है. नेक्स्ट की जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी. व्हाट इज फिडेलिटी? जी, फिडेलिटी क्या होती है? फिडेलिटी होती है जनाब अपने प्रोमिस पूरे करना. अगर आप पेशेंट के साथ कोई प्रॉमिस करें तो उसका पूरा करें. ठीक है, तो हमेशा अपने प्रोमिस को फिल करना इज वन अनदर प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. रिस्पेक्ट फॉर द राइट टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन, कि किस वक्त हमें पेशेंट की चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है और किस वक्त हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना है. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. तो मैं अगेन आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको बड़े अच्छे से याद कर लें, एथिकल प्रिंसिपल्स वाला. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं द नर्सेज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? So the nursing profession is guided by the American Nurses Association Code of Ethics for the nurses with interpretive statements. हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आईसीएन देती है. एक तो आईसीएन के कोड ऑफ एथिक्स है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, आईसीएन कहा जाता है उसे. तो वो पूरी दुनिया की नर्सेज के लिए कोड ऑफ एथिक्स देती है. और अगर हम अपनी स्टेट के लिए देखें, अपने पाकिस्तान के लिए देखें, तो पीएनसी के कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं. इसी तरह से ये जो ANA अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज हैं, ये बड़े मशहूर हैं. इन्हीं को देख के इन्हीं के पॉइंट्स हमें अपने पीएनसी में भी मिलते हैं और हर जगह पे मिलते हैं. तो ये 9 कोड ऑफ एथिक्स हैं. प्लीज़ इनको एक दफ़ा ना रीड आउट कर लेना आप लोग. इसकी इतना मतलब आप ये समझ लें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका पता होना चाहिए. मैंने इसलिए स्लाइड के अंदर डाले हैं. तो पता होना चाहिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं. तो ये बात भी याद रखना है. तो इसको आप लोग खुद ही जो है, फिर से आवाज़ में मसला आ रहा है जी, बताएं. जी, आवाज़ में मसला आ रहा है. है नज़र आ रहा. चलें, अब ठीक है, तो अच्छी बात है.
लें जी, तो ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के कोड ऑफ एथिक्स और नर्सेज जो हैं ये आपने खुद से पढ़ने हैं, इसको एक दफ़ा रीडिंग दे लेना। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक एथिकल कमेटीज़ एंड कंसल्टेशन सर्विसेज की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम हो चुका है, सो लिहाजा मैं आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक देता हूँ। 5 मिनट बाद फिर हम वापस आते हैं, ठीक है? तो 5 मिनट बल्कि 10 मिनट की ब्रेक ले लें आप। 10 मिनट की ब्रेक जैसी ख़त्म होगी तो हम फिर नए वाले लिंक के ऊपर ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। 10 मिनट की ब्रेक लें। 10 मिनट बाद आप लोग फिर 5 बजे वाले सेशन के अंदर लॉग इन करेंगे। 5 बजे वाले सेशन के अंदर लॉग इन करेंगे, ठीक है? चलें जी, 10 मिनट की ब्रेक शुरू होती है अब। 4:52 पे हमने वापस आना है जी, नए लिंक पे। लिंक जो है वो 5 बजे से पहले भी ओपन हो जाता है, डोंट वरी। तो होगा ये कि फिर अगर आप वापस ज्वाइन करेंगे ना थोड़ी देर बाद, तो मसला ये होगा कि फिर एकदम से बंद करना पड़ेगा ऑल दैट। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं सेट करके 5:52 पे, सॉरी 4:52 पे न्यू लिंक चला दूँ आपका।